मन बहुत होशियार है, लेकिन सिर्फ उतना ही होशियार नहीं है जितना हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि उसे चालें चलने में, चतुराई दिखाने में मज़ा आता है। ध्यान दीजिए कि उसे पछताने में भी कोई बहुत आपत्ति नहीं है। एक क्षण को वो ऐसा हो सकता है जो सारी चालबाजियां दिखा दे, और दूसरे क्षण वो ऐसा हो जाएगा जो उन्हीं चालबाजियों पे खूब पछता ले। दोनों हाथों में लड्डू हैं। जो उसे अपना फायदा करना है चतुराई दिखा के, वो भी कर गया और पछता भी लिया, तो चालबाज कहलाया भी नहीं, छवि भी गंदी नहीं हुई। खेल लो जितनी चतुराई खेलनी है, और बाद में कह लेना कि मैं क्यों इतनी चतुराई दिखाता हूं। थोड़ा पछता लेना। सवाल ये नहीं है कि मन इतनी चतुराई क्यों दिखाता है, सवाल ये है कि किस वक्त क्या हो रहा है। मैं 2 क्षणों की बात करूंगा। पहला, जब वो चतुराई दिखा रहा था, कुटिलता के क्षण में क्या वाकई ये सवाल उठ रहा होता है कि क्या करूं अपनी कुटिलता का? दूसरा क्षण, जब मन ये सवाल कर रहा होता है कि कुटिलता का क्या करूं, पहला क्षण है जब कुटिलता है, तब ये सवाल उठ नहीं रहा होता है कुटिलता का करूं क्या। तब तो कुटिलता से फायदा ही फायदा है, तब उससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है कि आप ये पूछें कि इसका करूं क्या, फायदा ही है। दूसरा क्षण, जब ये सवाल उठ रहा है, जब ये सवाल उठ रहा है, उस क्षण में कुटिलता का मौका मौजूद है क्या? जब ये सवाल उठ रहा है, उस क्षण में चालाकी की अपॉर्चुनिटी भी है क्या? जिस क्षण में सवाल उठ रहा है, वो क्षण तो बनाया ही इस तरह से गया है, मैन्युफैक्चर ही इस तरह से किया गया है कि उसमें तुम इस तरह के सवाल पूछ सको। दोनों मौकों को देखना, ध्यान से देखना। पहले मौके में फायदा किससे था मन को? कुटिलता से। मन ने क्या कर ली? दूसरा मौका, जैसे अभी यहां बैठे हो, बनाया ही कुछ इस तरह गया है कि उसमें तुम आओ और चालाकी को सामने रख सको। तो इस दूसरे मौके पर मन को फायदा किससे दिखता है? बात को सामने रखने से। जब तुम कुटिलता के क्षण में थे, तब भी मन क्या कर रहा था? अपना फायदा निकाल ही लिया उसने। और जब
तुम पछतावे के क्षण में हो, तब भी मन ने क्या निकाल लिया? फायदा अपना निकाल ही लिया। दोनों हाथों लड्डू हैं। मन को ऐसा बनाओ कि उसे पछताना पसंद ही ना आए। मन को ऐसा कर लो कि किसी भी प्रकार की विचार प्रक्रिया उसे बोझ सी ही लगे। साथ है ना, बात आगे बढ़ेगी। कुटिलता, जाल रचना, फरेब करना, ये सब मन पर एक बोझ की तरह है। ये सब हम सभी सहमत हैं। सहज तो नहीं रह सकते उस वक्त, कुछ ना कुछ तो। अतीत की ओर देखना, उससे नापसंदगी जाहिर करना और रिग्रेट करना, ये भी एक बोझ की ही तरह है। वो तुम्हारे लिए बड़े हर्ष का क्षण नहीं होता है जब तुम कह रहे हो तो अरे ये मैंने क्या कर दिया 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले तुमने जो किया सो किया, लेकिन जिस क्षण में तुम ये कह रहे हो कि अरे मैंने 1 घंटे पहले क्या कर दिया, वो क्षण भी हल्का क्षण नहीं हो सकता। तो पछताने में और वो कृत्य करने में जिसके प्रति पछता रहे हो, एक बात कॉमन है। क्या? दोनों मन को भारी करते हैं। मन को ऐसा कर लो कि वो भारीपन को पसंद ही ना करे। याद है कबीर का, फुलवा भार न ले सके। वो कैसे होगा? कल मैं कह रहा था वहां पर छात्रों से कि अगर बचपन से ही तुम्हें सरदर्द बना हुआ है तो सरदर्द तुम्हारे लिए कोई विशेष समस्या नहीं रह जाएगी। तुम्हें आदत पड़ जाती है सरदर्द की। अगर निरंतर सरदर्द में ही जिए हो, इसी तरीके से कल हम में से ही किसी ने एक पंक्ति भेजी थी कि तुम्हारे बालों का वजन कितना है ये तुम्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक तुम बाल हटा न दो, वरना तो यही लगता है कि बालों में क्या वजन होता है। आदत पड़ जाती है वजन ढोने की। सर के ऊपर ये बाल है ना, सर को आदत पड़ जाती है इनका वजन ढोने की। हटाते हो तब पता चलता है कि कितना वजन लेके चल रहे थे। एक बार हटाना जरूरी है, एक बार हटाना बहुत जरूरी है। जब तक हटाओगे नहीं, जब तक स्वाद नहीं मिलेगा हल्केपन का, तब तक भारीपन को आदतवश ही लिए चलोगे। और जितना ज्यादा अपने आप को निर्भर होने का मौका दोगे, स्वाद दोगे, उतना ज्यादा फिर मन ऐसा ही हो जाएगा कि फुलवा भार न ले सके। फिर वो भार लेने से इनकार करने लगेगा। फिर वो खुद ही कहेगा ये क्या कर रहे हो, नहीं करना। चुपचाप हल्के बैठे थे, ये कौन सी तिकड़म सोचने लग गए। हमें सोचनी ही नहीं है कोई साजिश, कोई तिकड़म।
लेकिन वो हो, उसके लिए तुमको अपने आप को और ऐसे मौके देने पड़ेंगे जिनमें हल्के रहो, जिनमें बिना सरदर्द के रहो। तुम लोगों के लिए जो कुछ विधियां बनाई हैं कि ये लिखो, ये पढ़ो, ये बनाओ और रोजाना ऐसा करो और मिलो और ये ऐसे बातचीत करो, और जो तुमसे कहता हूं कि इकट्ठे 5-6 दिन के लिए चलो बाहर मेरे साथ, वो सब क्या है? वो तुमको हल्केपन का स्वाद देने की कोशिश है कि वहां 5 दिन रह करके जब लौटोगे तो खुद ही तुमको लगेगा कि हमारे पुराने ढर्रे तो व्यर्थ ही मन को बस खटाते हैं। अगर हम 5 दिन वैसे रह सकते थे तो क्यों नहीं सदा वैसे रह सकते? तुमको वहां ले जाना सिर्फ मन को एक समुचित तर्क देने की कोशिश है, मन ताकि अपने आप को ही समझा सके। अरे मैं रह गया 5 दिन, बहुत ना मोबाइल फोन के साथ समय बिताया, ना रोजाना ईमेल चेक करी, एक अलग ही तरीके से 5 रोज 7 रोज बहुत मजे में रह गया। न अपनी दैनंदिन की खटपट में उलझा, न रोज दोस्त यारों को रिपोर्टिंग करी, नेटवर्क नहीं था तो घर वालों को भी कुछ विशेष बताया नहीं। और मजे की बात, जब मैं ये सब कर रहा था, या यूं कहो कि जब मैं ये सब नहीं कर रहा था तो मुझे जरा भी अटपटा नहीं लग रहा था। याद है कैंप से आने के बाद तुम में से कई लोग ये कहते हो कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है। पूछा क्यों? बोले 6 दिन से मैंने अपने घर बात नहीं करी है और मुझे उसका कोई अफसोस भी नहीं है, मुझे इसलिए अफसोस हो रहा है। ये तो ठीक है कि 6 दिन घर बात नहीं करी, क्योंकि ये तो परिस्थितियों का तकाजा था, नेटवर्क ही नहीं था तो 6 दिन घर बात नहीं करी। पर मुझे अब अफसोस ये हो रहा है कि 6 दिन तक मुझे अफसोस क्यों नहीं हुआ? Why didn't I miss my people? अगर 6 दिन तक तुमने किसी को मिस नहीं किया तो ये प्रमाण है इस बात का कि तुम्हारा वो मिस करना कृत्रिम है, नकली है, और मिस करे बिना काम मजे में चलता। तुमने बस एक कर्तव्य बना लिया है मिस करना भी, कि मिस करना चाहिए, कि याद आनी चाहिए, कि मन झुंझलाना चाहिए। हफ्ते भर जब नहीं झुंझलाया तब जरा भी असहज हो रहे थे? तब तो नहीं हो रहे थे, तब तुम्हें याद ही नहीं आ रही थी। ये प्रमाण है इस बात का कि जिन ढर्रों पे चल रहे हो, जिन आदर्शों को पकड़ के बैठे हुए हो, वो नकली हैं, सतही हैं, झूठे और कृत्रिम हैं। नहीं तो काम कैसे चल जाता? जो लोग कहते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, कैसे तुम वहां इतना पढ़ जाते हो?
जो कहते हैं कि हम गा नहीं सकते, कैसे तुम वहां इतना गा जाते हो? जो कहते हैं कि हमें तो दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए, वहां कैसे 5 घंटे में काम चला लेते हो? जो कहते हैं हमें पानी से डर लगता है, कैसे वहां पर उफनती नदी में घुस जाते हो? जो कहते हैं हम समरसॉल्ट नहीं कर सकते, कैसे वहां पर 10-10 कर जाते हो? कैसे? और अगर वहां कर सकते हो तो देखो ना कि तुमने व्यर्थ ही अपने आप को बांध रखा था कि नहीं बांध रखा था। देखो, हटता सिर्फ वो है जो अस्वाभाविक होता है। एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, जिंदगी में स्वभाव कभी नहीं हटता, मात्र वो हटता है जो अस्वाभाविक होता है। अगर कुछ हट रहा है तो जान लेना कि वो महत्वपूर्ण वैसे भी नहीं है, अन्यथा हटता क्यों? अन्यथा क्यों हटता? जितने मौके अपने आप को दोगे ये देखने के कि क्या क्या हटा करके चैन से जीता हूं, उतना तुम्हें स्पष्ट होता जाएगा कि तुम व्यर्थ ही कितनी बातों को मन पर बोझ की तरह ढो रहे हो। पर उसके लिए पहले तुम्हें अपने आप को ऐसे मौके देने पड़ेंगे, क्योंकि मन तर्क और प्रमाण पर चलता है। वो मौके मन को मन के ही विरुद्ध तर्क और प्रमाण देंगे। मन को समझाने के लिए अंततः कुछ तो प्रमाण चाहिए, फिर तुम कह पाओगे कि ये रहा प्रमाण, देखो कितने भले थे, कितने हल्के थे। और तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके जितने कम होंगे, तुम्हारे लिए ये जान पाना उतना ही दुष्कर हो जाएगा कि तुम कितना बड़ा बोझ ढो रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, समझो, मन के पास कुछ भी जानने का एक ही उपाय होता है, तुलना। डायरेक्ट नोइंग जैसी कोई चीज मन के पास नहीं, मन के पास सिर्फ तुलना है। और तुलना करने के लिए 2 पलड़े होने चाहिए। अगर मात्र एक ही प्रकार के अनुभव से जिंदगी भरे हुए हो तो कष्ट तो होगा, लेकिन ये ठीक ठीक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इससे बाहर की ओर कोई रास्ता भी है। और काम आसान है, बहुत आसान है। तुम्हें अपने आप को बहुत मौके नहीं देने पड़ेंगे। याद रखना, बीमारी को लगता है बहुत समय मन को घेरने में। स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य है, स्वभाव है ना। कुछ झलकियां भी अगर मिली स्वभाव की तो वो काफी होंगी ये प्रमाणित करने के लिए कि क्या है जो जीवन से गायब है। और तुम कहोगे बहुत बहुत कीमती है जो गायब है।
अब और उसको नहीं खोना। ये था जो नहीं मिल रहा था, ऐसा हो सकता है। और अगर ये संभव है तो मैं इसी में क्यों ना जीऊं? ये संभव है तो मुझे इसी में जीने दो ना। मुझे नहीं जाना उधर, मुझे नहीं लौटना। और ये बात फैसले की तरह नहीं आएगी, फिर ये बात उतने ही सहज रूप से उठेगी जैसे कि एक आदमी जो अन्यथा स्वस्थ रहता हो, जब बीमार पड़ता है तो उसके भीतर से बीमारी के प्रति एक सहज प्रतिरोध उठता है। उठता है कि नहीं उठता है? उसको तुम उसकी अपनी इम्यूनिटी भी कह सकते हो। एक स्वस्थ आदमी जब बीमार होता है तो क्या होता है? उसका जो पूरा प्रतिरक्षा तंत्र है वो सक्रिय हो जाता है, इम्यूनिटी, और बीमारी को हटा देता है। फिर तुम ऐसे हो जाओगे कि स्वास्थ्य में जीते हैं, और ज्यों ही बीमारी का आक्रमण होता है त्यों ही अब हमारे भीतर कुछ है जो खुद ही उसका प्रतिरोध कर देता है, उसे आने नहीं देता, उसको पसंद नहीं करता। अब मेरे तंत्र ने स्वास्थ्य को जान लिया है तो साथ ही ये भी जान लिया है कि बीमारी क्या है। तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र ऐसे ही काम करता है कि बाहर का कोई वायरस वगैरह अगर शरीर में घुसे तो शरीर उसे पहचान लेता है कि ये बाहरी है, ये नहीं चाहिए, और शरीर की कोशिकाएं उससे लड़ना शुरू कर देती हैं कि तू हट, तेरा यहां क्या काम, हम मजे में जी रहे थे, तू क्यों घुसा चला आ रहा है। ऐसा कर लो अपने मन को कि फिर जब व्यर्थ विचार घुसे, जैसे वायरस बाहर से घुसता है ना शरीर में, वैसे ही विचार भी घुसते हैं मन में बाहर से ही। तो ऐसा कर लो मन को कि फिर जब व्यर्थ विचार घुसे तो तुम्हारे भीतर एक प्रणाली हो प्रतिरोध की, प्रतिरक्षा की, जो स्वयं सक्रिय हो जाए और कहे विचारों से, तुम कहां से आ गए, मुझे तुम पसंद नहीं, तुम बाहरी हो, हम खुश थे पहले जैसे थे, हम अपने मौन में बहुत खुश हैं, हमें तुम्हारा कोलाहल नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए पहले स्वास्थ्य को थोड़ा पाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें स्थापित होना पड़ेगा। मैं थोड़ा ही कह रहा हूं क्योंकि वो इतना हल्का और इतना आकर्षक है कि उसका थोड़ा सा स्वाद भी काफी होता है। बीमारी तो बाहरी है, लगते लगते लगती है, वो तो स्वास्थ्य है, अपना है। बोझ भार तो बाहरी है, आते 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 हैं। निर्भर रहना तो अपना है, और अपना तो अपना होता है। तुरंत पता चल जाता है कि ये अपना है, तुरंत। जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो, तुरंत समझ जाते हो कि यही है, यही है, यही तो नहीं था जिंदगी में, इसीलिए इतनी उलझने और इतना बेरौनक था सब कुछ। तुरंत समझ जाते हो कि यही है।
अपने आप को जितने मौके दोगे हल्का रहने के, बोझ से फिर उतना ही बचोगे। तुम चालाकियां सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं चालाकियां तुम्हें आकर्षक लगती हैं। मन जाता ही उसकी ओर है जिसकी ओर कुछ ना कुछ वो फायदा देखता है। चालाकियां आकर्षक लगनी बंद हो जाएंगी। तुम कहोगे इनमें क्या आकर्षण है? जो असली आकर्षक चीज है वो कुछ और है, हमें वही करने दो, हमें वही रहने दो। उसका अर्थ ये नहीं है कि फिर तुम भोंदू हो जाओगे, क्योंकि मुझे पता है मन की चालाकियों का एक तुरंत तर्क ये भी आएगा कि चालाक ना रहे तो बेवकूफ बनेंगे, इस जालिम जमाने में जिएंगे कैसे? लोग हमारी नाक काट, हाथ पूंछ सब काट के ले जाएंगे। हम नहीं चालाक होना चाहते, दूसरे चालाक हैं तो इसलिए, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक वैसे जैसे कि कोई देश ये नहीं कहता कि आजकल कि वॉर मिनिस्टर कहा जाता है डिफेंस मिनिस्टर, और कभी कोई पूछता नहीं कि किससे डिफेंस कर रहे हो। हर देश सिर्फ डिफेंस कह रहा है, वॉर मिनिस्टर कोई कह ही नहीं रहा। जब कोई वॉर करने वाला नहीं है तो किसके विरुद्ध रक्षा की जरूरत है? तो वैसे ही तो मन तर्क देता है कि हम नहीं चालाक हैं, पर दूसरे करेंगे तो थोड़ी बहुत हमें भी आनी चाहिए ना। समझोगे, और समझना चालाकी से बड़ी चालाकी है। चालाकी तो सिर्फ चालाकी है, समझदारी महाचालाकी है। समझोगे, समझोगे सब कुछ। चालाक सिर्फ इतना समझता है कि चाल क्या है। चालाक सिर्फ इतना समझता है कि चाल क्या है। समझदार ये तो समझता ही है कि चाल चली जा रही है, और क्या चाल है। वो उसके अलावा भी बहुत कुछ समझता है। समझदार व्यक्ति वो सब जानता है जो एक चालाक मन जान रहा है। ऐसा नहीं कि वो उन बातों को जानता नहीं है, उसे सब दिखाई देता है। उसे कुछ कम दिखना नहीं शुरू हुआ, उसे कुछ ज्यादा दिखने लगा है। कोई तुम्हारे सामने बैठ के चालाकियां कर रहा होगा, तुम्हें उसकी बातों का एक एक पुर्जा साफ साफ नजर आएगा, अलग अलग। ये चाहता है, ये चाहता है, तुम्हें सब नजर आएगा, और तुम्हें उसके अलावा भी नजर आएंगी बातें। तुम्हें फिर उसकी दुख और उसकी कातरता भी नजर आएगी, और तुम्हें यह भी नजर आएगा कि ये सब कह करके वो सिर्फ अपने लिए और पीड़ा का इंतजाम कर रहा है। चाल भी नजर आएगी, चाल का उद्गम भी नजर आएगा, और चाल का अंजाम भी नजर आएगा। सब जानोगे, बेवकूफ नहीं हो गए, मंद बुद्धि नहीं हो गए। बुद्धि अपना काम करेगी, पर अब सद्बुद्धि होगी। तो अंततः इतना ही कह रहा हूं, चालाकी नहीं समझदारी, चालाकी नहीं समझदारी। और जिन लोगों को
चालाकी से आकर्षण हो, वो इसको इस रूप में कहें कि समझदारी महाचालाकी है, तो उन्हें अच्छा सा लगेगा कि देखो हमारा कोई डिमोशन नहीं हो गया है कि पहले चालाक थे अब चालाक नहीं रहे, भोंदू हो गए। वो अपने आप को ये कह के समझा सकते हैं कि पहले सिर्फ चालाक थे अब महाचालाक हैं। तो तरक्की हो रही है, घबराने की कोई बात नहीं। अब महाचालाक है।